मजबूत यूएस जॉब्स डेटा आने के बाद कल वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और अमेरिकी शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। निवेशकों को लगा कि इकोनॉमी अभी भी मजबूती से टिके रहने की स्थिति में है, जिससे बाइंग सेंटिमेंट और मजबूत हुआ। S&P 500 करीब 0.8% चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, जबकि नास्डैक कंपोजिट में 1.7% की तेज उछाल आई। खासतौर पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भारी खरीदारी ने नास्डैक को ऑल टाइम हाई तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। डाउ जोन्स का प्रदर्शन बाकी इंडेक्स की तुलना में थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन फिर भी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। डाउ करीब 12 अंक चढ़कर 49,609.16 के स्तर पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो नास्डैक में करीब 4.5% और S&P 500 में 2.3% की तेजी दर्ज हुई। दोनों इंडेक्स लगातार छठे हफ्ते बढ़त में रहे, जो 2024 के बाद उनकी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक मानी जा रही है। बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह मजबूत रोजगार आंकड़े रहे। अप्रैल में यूएस इकोनॉमी में 1,15,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि बाजार का अनुमान सिर्फ 55,000 जॉब्स का था। बेरोजगारी दर 4.3% पर स्थिर रही, जिससे ये संकेत मिला कि नौकरी बाजार अभी भी स्टेबल बना हुआ है। इससे निवेशकों को भरोसा मिला कि इकोनॉमी स्लोडाउन की तरफ तेजी से नहीं बढ़ रही। हाल के दिनों में कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा ने चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि महंगाई और पर्सनल फाइनेंस को लेकर लोगों का भरोसा दबाव में दिख रहा था। लेकिन मजबूत जॉब्स डेटा ने उन चिंताओं को काफी हद तक कम कर दिया। बेहतर क्वार्टरली रिजल्ट्स ने भी बाजार को मजबूती दी। कई बड़ी कंपनियों के उम्मीद से अच्छे नतीजों ने ये संकेत दिया कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी रेजिलिएंट बनी हुई हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए डिफेंसिव कार्रवाई की। खास बात ये रही कि रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को हल्के अंदाज में जस्ट अ लव टैप बताया और दावा किया कि सीज फायर अभी भी लागू है। उनके इस बयान से बाजार में पैनिक कुछ हद तक कम हुआ। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि वेस्ट एशिया तनाव कम करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान क्या प्रतिक्रिया देता है। आने वाले दिनों में यही जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ग्लोबल मार्केट की दिशा तय कर सकती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जल्द ही डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लेकर नया अपडेट मिल सकता है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स दोनों में राहत देखने को मिल सकती है। अमेरिकी बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह AI सेक्टर की जबरदस्त रैली रही। खास बात यह है कि ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों के बाजार भी AI कंपनियों की वजह से तेजी में है, जबकि इंडियन मार्केट में ऐसे बड़े AI स्टॉक्स कम होने से यहां उतनी ताकत नहीं दिख रही। दूसरी बड़ी वजह ईरान और वेस्ट एशिया तनाव को लेकर राहत भरे बयान रहे। जब भी अमेरिका की तरफ से युद्ध खत्म होने या तनाव कम होने की बात आई, तब स्टॉक मार्केट चढ़ा और क्रूड ऑयल नीचे आया। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने की खबर आई, सेंटिमेंट तुरंत पलट गया। इससे साफ दिखता है कि अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट खुद एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। अमेरिका में पेंशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बोरोइंग और चुनावी माहौल तक मार्केट परफॉर्मेंस से जुड़ चुके हैं। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट पॉल क्रुगमैन ने ये तक आरोप लगाया कि कुछ बड़े ट्रेडर्स पहले से ऑयल प्राइसेस गिरने का फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही हार्मोन्स ट्रेड खुलने की उम्मीद वाली खबर आती है, कुछ बड़े खिलाड़ी ऑयल फ्यूचर्स बेचकर भारी मुनाफा कमा लेते हैं। फिलहाल मार्केट पूरी तरह हेडलाइंस ड्रिवन बना हुआ है। एक मिसाइल स्ट्राइक, एक फेल्ड नेगोशिएशन या मिडिल ईस्ट में कोई नई मिलिट्री एक्शन पूरे मार्केट डायरेक्शन को रातों रात बदल सकती है। असली चिंता सिर्फ सेंटिमेंट नहीं बल्कि सप्लाई चेन की है। न्यूयॉर्क फेड का ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स अप्रैल में 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जो बताता है कि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर दबाव फिर बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक का भी मानना है कि इस साल कमोडिटीज में वॉर प्रीमियम देखने को मिल सकता है, यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से क्रूड ऑयल, मेटल्स और दूसरी कमोडिटीज की कीमतें सामान्य से ज्यादा ऊंची रह सकती हैं। कई ग्लोबल कंपनियां अब इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ाने की तैयारी में हैं। इसका सीधा असर आम कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कई प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे वॉलेटाइल माहौल में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट शॉर्ट टर्म में वेस्ट एशिया क्राइसिस की खबरों से प्रभावित रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। रिपोर्ट का मानना है कि ये बॉटम अप मार्केट है, यानी पूरी मार्केट डायरेक्शन पर दाव लगाने के बजाय उन कंपनियों पर ध्यान देना जरूरी है जिनका बिजनेस मजबूत है और जो मुश्किल हालात में भी अर्निंग संभाल सकती हैं। सरकार के पास भी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के कई टूल्स मौजूद हैं। नई क्रेडिट गारंटी स्कीम और रुपये को स्टेबलाइज करने के ऑप्शंस जैसे कदम आगे चलकर ग्रोथ और लिक्विडिटी को सपोर्ट कर सकते हैं।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन ग्रुप अपनी भारतीय इकाई वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करने के लिए नया रीस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार कर रही है। कंपनी अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा भारतीय इकाई को ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है, जिससे बिना नया कैश डाले कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत की जा सके। इस प्लान के तहत वोडाफोन आइडिया भविष्य में इन शेयर्स को बेचकर सरकार का बकाया चुकाने और एक्सपेंशन के लिए फंड जुटा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी करीब 350 अरब रुपए का कर्ज जुटाने के लिए भी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातचीत कर रही है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने Q4 वित्त वर्ष 2026 में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 89% बढ़कर 157.8 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में भी 30% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई, जो मजबूत रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस डिमांड को दिखाता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की बड़ी वजह ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी, हायर इन्वेस्टमेंट इनकम और टेक्नोलॉजी व AI का बढ़ता इस्तेमाल रहा। एक्सपेंस रेशियो घटने से कंबाइंड इंश्योरेंस सर्विस रेशियो भी सुधरकर 97.4% पर आ गया। ICICI सिक्योरिटीज ने गोदरेज एग्रोवेट पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 900 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मौजूदा स्तरों से ब्रोकरेज को स्टॉक में करीब 52% तक की संभावित तेजी दिख रही है, क्योंकि कंपनी के कई बिजनेस सेगमेंट्स में रिकवरी और ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। Q4 वित्त वर्ष 2026 में गोदरेज एग्रोवेट के एनिमल न्यूट्रिशन और फूड्स बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे दूसरे कमजोर सेगमेंट्स का असर कम हुआ। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि एस्टेक रिकवरी और मजबूत एनिमल फीड डिमांड आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सकती है। एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज ने Q4 में मजबूत नतीजे पेश करते हुए नेट प्रॉफिट में करीब 63% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1 रुपए 35 पैसे फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है, जिसके साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल डिविडेंड 5 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर हो गया है। JSW स्टील को गोवा में एक बड़े मिनरल ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है, जहां करीब 96 मिलियन टन आयरन ओर रिसोर्सेज मौजूद है। इस एक्विजिशन से कंपनी की फ्यूचर रॉ मटेरियल सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है। हालांकि खबर के बावजूद शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सरकारी कंपनी बाल्मर लॉरी की बोर्ड बैठक 15 मई 2026 को होगी। कंपनी वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड रिजल्ट्स के साथ फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेशन पर विचार करेगी, जिसका भुगतान AGM मंजूरी के बाद 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है। एडवांस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बोर्ड बैठक 14 मई को होने जा रही है। कंपनी Q4 रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट प्रपोजल पर विचार करेगी, इसलिए आने वाले दिनों में इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन रिलेटेड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगली खबर इंडिया और कनाडा के बीच प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीपा को लेकर दूसरे दौर की बातचीत नई दिल्ली में पूरी हो गई है। दोनों देशों ने बातचीत को कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बताया और कहा कि उनका लक्ष्य एक बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील तैयार करना है। इस एग्रीमेंट के तहत ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर मोबिलिटी और मार्केट एक्सेस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। दोनों देशों ने जुलाई 2026 में ओटावा में अगली बैठक करने पर सहमति जताई है, जबकि बीच में ऑफिशियल्स के स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। अगली खबर इंडिया में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी अब छोटे किराना स्टोर्स के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। CAIT के मुताबिक पिछले कुछ समय में करीब 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोग तेजी से ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। CAIT ने क्विक कॉमर्स कंपनियों पर डीप डिस्काउंटिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बड़ी फंडिंग के दम पर कंपनियां प्रोडक्ट्स को MRP से भी कम दाम पर बेच रही हैं, जिससे छोटे दुकानदार कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे और उनका बिजनेस लगातार कमजोर हो रहा है। नई जनरेशन कंज्यूमर्स कन्वीनियंस और फास्ट डिलीवरी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 51% कंज्यूमर्स ने किराना स्टोर्स पर जाना काफी कम कर दिया है और क्विक कॉमर्स मार्केट आने वाले समय में ग्रोसरी सेगमेंट का 50% तक हिस्सा पकड़ सकता है। व्यापार संगठनों ने सरकार से मांग की है कि 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर लग्जरी टैक्स लगाया जाए और छोटे दुकानदारों के लिए ONDC या भारत टैक्सी जैसे गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए जाएं। गूगल अब इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक गूगल AI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर्वर और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं भी तलाश रही है, जो इंडिया में लोकल हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिहाज से बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे पहले गूगल क्लाउड ने 2026 से 2030 के बीच इंडिया में करीब $15 बिलियन निवेश की योजना का ऐलान किया था। इस इन्वेस्टमेंट के तहत विशाखापट्टनम में गूगल का पहला AI हब बनाया जाएगा। गूगल ने एंटलर इंडिया के
साथ मिलकर AI स्टार्टअप्स के लिए नया एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। वहीं गूगल प्ले एक्सेलरेटर इंडिया के जरिए AI बेस्ड ऐप्स और गेमिंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने की पहल भी जारी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मजबूत Q4 रिजल्ट्स पेश किए हैं, जहां कंपनी का प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़ा और मार्च तिमाही में रेवेन्यू 1513 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साथ ही कंपनी ने ₹3.50 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 17 फरवरी 2026 तय की गई थी। MCX में मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 4 गुना बढ़ गया, जबकि रेवेन्यू में भी 3 गुना से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। मजबूत अर्निंग्स के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया, जिसके बाद शेयर में करीब 1.7% की तेजी दर्ज हुई। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का मार्च तिमाही प्रॉफिट करीब 19% गिरा। हालांकि OHT रानी ऑफ हाईवे टायर वॉल्यूम्स में 5% की ग्रोथ देखने को मिली। कमजोर प्रॉफिट के बावजूद कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया और शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। बजाज हेल्थकेयर को Q4 में 22.9 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर रही, लेकिन एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला। इसके बावजूद कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। ओला कैब्स के लिए वित्त वर्ष 25 चुनौतीपूर्ण रहा। कंपनी का कंसोलिडेटेड लॉस बढ़कर 662.4 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू में करीब 42% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इससे साफ है कि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ बैलेंस करने की चुनौती से जूझ रही है। FIL इंडिया LED यानी अब FL3I ने वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में लगभग 745 करोड़ रुपए की इनकम दर्ज की, जो पिछले साल की 621 करोड़ रुपए से बेहतर रही। कंपनी ने सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ दिखाई। FL3I का नेट प्रॉफिट करीब 119 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 18% ज्यादा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC को लेकर बड़ी खबर ये है कि कंपनी जल्द ही REC के साथ जुड़े प्रोजेक्ट्स और नई गतिविधियों के जरिए अपनी वैल्यू मजबूत करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में 765 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए नई SPV बनाने का फैसला इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर में 55% हिस्सेदारी करीब 1225 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस डील से कंपनी को बिजनेस विस्तार और नई प्रोजेक्ट्स में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिल सकती है। शेयर फिलहाल 1000 रुपए के आसपास संघर्ष कर रहा है, जबकि 1200 रुपए का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है। IPO मार्केट में भी हलचल बनी हुई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP के हिसाब से गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स लगभग 18% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं रेकर स्टूडियो करीब 28% GMP के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में दिखाई दे रहा है। HAL की चौथी तिमाही के नतीजे 14 मई 2026 को आने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए चौथी तिमाही आमतौर पर काफी मजबूत रहती है, इसलिए इस बार भी निवेशकों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं। HAL ने पिछले कुछ समय में जबरदस्त रिकवरी दिखाई है और डिफेंस सेक्टर में बढ़ती मांग का फायदा कंपनी को लगातार मिल रहा है। 4800 रुपए का स्तर अभी अहम माना जा रहा है और अगर शेयर 5000 रुपए के ऊपर निकलता है तो फिर से नए हाई की तरफ बढ़ सकता है। BEL को लेकर भी बड़ी डिफेंस डील की खबर सामने आई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ करीब 1400 करोड़ रुपए की डील साइन की है, जिसके तहत स्वदेशी आर्मी सिस्टम तैयार किए जाएंगे। BEL का कारोबार और ट्रेडिंग वॉल्यूम हाल के समय में काफी मजबूत रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर में भी हाल के दिनों में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। कंपनी के नतीजे अगले हफ्ते मंगलवार को आने वाले हैं और निवेशकों की नज़र खास तौर पर चौथी तिमाही के प्रदर्शन पर रहेगी। शेयर के मौजूदा निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म नजरिया अभी भी मजबूत माना जा रहा है। अगली खबर, सेबी ने मार्केट डेटा इस्तेमाल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में सिर्फ 30 दिन पुराना स्टॉक प्राइस डेटा इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि डेटा मिसयूज रोका जा सके और लर्निंग कंटेंट भी प्रैक्टिकल बना रहे। इससे पहले एजुकेशनल पर्पस के लिए पहले 1 दिन डिले वाला डेटा अलाउड था, लेकिन बाद में नियम सख्त करके 3 महीने पुराना डेटा अनिवार्य कर दिया गया था। सेबी का मानना है कि 1 दिन की डिले बहुत कम थी और 3 महीने की डिले शिक्षा के लिए जरूरत से ज्यादा पुरानी साबित हो रही थी। नए फ्रेमवर्क में सेबी ने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हालांकि NISM को सिमुलेशन लैब्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए 1 दिन डिले वाला मार्केट डेटा इस्तेमाल करने की विशेष अनुमति दी गई है, ताकि स्टूडेंट्स को रियल मार्केट जैसी लर्निंग मिल सके। केमिकल सेक्टर में आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन जैसी कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर दिखाई दे रही है। यानी अगर रॉ मटेरियल महंगा भी होता है, तब भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाकर मार्जिन्स बचाने की क्षमता रखती हैं। मालिकों के लिए अच्छी बात यह है कि वित्त वर्ष 27 में इनपुट कॉस्ट कम होने से मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं। यानी कंपनी को रॉ मटेरियल सस्ता मिलने का फायदा फ्यूचर अर्निंग्स में दिख सकता है।
दूसरी तरफ गोदरेज कंज्यूमर यानी GCPL ने क्रूड ऑयल महंगा होने से इनपुट कॉस्ट बढ़ने की चिंता जताई है। इससे आने वाले समय में मार्जिन्स पर दबाव बढ़ सकता है। RR केबल और पॉलीकैब जैसी कंपनियों के सामने कॉपर प्राइसेस बढ़ने और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट डिसरप्शन का खतरा है, यानी रॉ मटेरियल महंगा होने के साथ सप्लाई चेन रिस्क भी इनके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। ऑटो सेक्टर में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, EV एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट्स पर जोर दे रहे हैं। मार्जिन प्रेशर के बावजूद ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। SGS एंटरप्राइजेज अपने मजबूत ऑर्डर बुक की वजह से इंडस्ट्री से 1.5 से 2 गुना ज्यादा ग्रोथ टारगेट कर रही है। कंपनी प्रीमियम व्हीकल प्रोडक्ट्स और नए OEM क्लाइंट्स के जरिए तेजी से एक्सपेंशन करना चाहती है। इंडिया भले ही AI रेस में पीछे दिख रहा हो, लेकिन इंडियन कंपनीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI को तेजी से अपना रही हैं। कोफॉर्ज और मीशो जैसी कंपनियां टेक्नोलॉजी के जरिए एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने माना है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का शॉर्ट टर्म असर अर्निंग्स पर पड़ सकता है, लेकिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन उसके फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को मजबूत बनाए हुए हैं। ज़ेनटेक को हाल में डिलेज और हायर कॉस्ट्स का असर झेलना पड़ा, लेकिन कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक और नए डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जो आगे ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, CSB बैंक और MAS फाइनेंशियल जैसी कंपनियां बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत डिमांड साइकिल की वजह से स्टेबल अर्निंग्स दिखा रही हैं। कैम्स के वैल्यूएशन में पहले से रेगुलेटरी रिस्क और मार्केट करेक्शन का डर शामिल माना जा रहा है। इसके बावजूद कंपनी का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूएशन को सपोर्ट करता दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एनालिस्ट्स का मानना है कि अब वैल्यूएशन पहले की तुलना में रीजनेबल जोन में आता दिख रहा है, यानी लंबे समय के निवेशकों के लिए रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो सकता है। डी-मार्ट के वैल्यूएशन को लेकर मिक्स्ड राय है। कंपनी की ग्रोथ मजबूत मानी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टॉक प्राइस में फ्यूचर ग्रोथ पहले से काफी हद तक शामिल हो चुकी है। पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ऐसे अनसर्टेन माहौल में वही कंपनियां मजबूत निकलेंगी जिनके पास प्राइसिंग पावर, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, बड़ा ऑर्डर बुक और डोमेस्टिक डिमांड का सहारा होगा। यही फैक्टर्स आने वाले समय में स्टॉक्स को अलग पहचान देंगे।